देखो इसमें 3 वेज होते हैं जिसमें हम जनरेट करते हैं ई वे बिल। सबसे पहला होता है, या फिर हम ऐसा टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, व्हेन शुड ई वे बिल बी जनरेटेड। ई वे बिल कब जनरेट होता है? ई वे बिल तब जनरेट होता है इन रिलेशन टू अ सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स जब भी होगा, और दूसरा होता है इन केस ऑफ रिटर्न या फॉर द रीजन ऑफ रिटर्न। अब हमने किसी को सामान बेचा, उसने आगे से सामान रिटर्न कर दिया, और जो रिटर्न जितना सामान हुआ उसकी कीमत भी 50,000 से ऊपर है, तब भी ई वे बिल जनरेट होगा। और थर्ड केस होता है इनवर्ड सप्लाई, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जब कोई अनरजिस्टर्ड डीलर सामान परचेज करता है तब भी हमें ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए आरसीएम कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी वे में ये यहाँ पे भी अनरजिस्टर्ड डीलर को सपोर्ट करने के लिए हमें ही ई वे बिल को जनरेट करना पड़ेगा। 3 केस होते हैं, एक तो सेल हो गया, एक ट्रांसफर हो गया, और तीसरा होता है बार्टर सिस्टम, कि कैश की ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही बट आइटम के बदले आइटम लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी होता है मार्केट में, एक शॉप ने दूसरी शॉप से सामान एक्सचेंज कर लिया, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जब भी आपका सामान बाय ट्रांसपोर्ट रोड पे जा रहा है और उसकी कीमत 50,000 से ऊपर है, ई वे बिल जनरेट होगा। नेक्स्ट आता है कि कौन जनरेट करेगा, हु शुड जनरेट ई वे बिल। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जब भी सप्लाई करता है ग्रेटर देन 50,000 का सामान, ये जीएसटी पोर्टल पे जाके ई वे बिल जनरेट करेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन या डीलर को भी ई वे बिल जनरेट करना होता है, पर अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सामान भेज रहा है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन को सामान भेज रहा है, तो इसे भी सारी कंप्लायंस चेक करनी पड़ेगी कि ई वे बिल प्रॉपरली जनरेट हुआ है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर अगर प्रॉपर से नहीं बना पा रहा, तो इसकी ऊपर आता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसे सारे कंप्लायंस चेक करने पड़ेंगे। और थर्ड होता है ट्रांसपोर्टर। अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो जनरेट कर देता है तब तो सिंपल हो गया, बट ट्रांसपोर्टर हु इज कैरिंग गुड्स बाय एयर रोड रेल किसी भी माध्यम से ले जा रहा है, वो जनरेट करेगा ई वे बिल इफ द सप्लायर हैज नॉट जनरेटेड ई वे बिल। अगर ट्रांसपोर्टर को बिल नहीं मिला ई वे बिल, तो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी बनती है कि ई वे बिल को जनरेट करे। इन केस ऑफ ई वे बिल इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो प्राइमरी तो इसी ने करना है ई वे बिल जनरेट, पर अगर ट्रांसपोर्टर को नहीं मिला ई वे बिल किसी कारणवश, तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा सामान ले जाने से पहले। और ई वे बिल जो जनरेट होता है, इसका टाइम होता है जनरेशन का, टाइम इज बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स की मूवमेंट से पहले जनरेट होगा ये वाला बिल।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ई वे बिल कब नहीं रिक्वायर्ड है। ई वे बिल तब नहीं रिक्वायर्ड है इफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट व्हीकल या मोटर व्हीकल। ठीक है, अगर किसी गाड़ी से सामान नहीं जा रहा, मोटर व्हीकल मतलब कोई कार वगैरह या कोई जीप वगैरह से सामान नहीं जा रहा, बल्कि ह्यूमन फोर्स से सामान जा रहा है, जैसे कोई रेडी वगैरह उससे सामान जा रहा है ठेले से, तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर गुड्स जा रहे हैं जहां पे कस्टम्स है, कस्टम्स का मतलब आउट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट जा रहा है सामान, एयरपोर्ट से आगे फर्दर जाएगा, एयरपोर्ट या फिर जिसमें एयर कार्गो जाता है, उन सब स्टेशंस पे कोई कस्टम स्टेशन जहाँ पे आईसीडी होता है, आईसीडी का मतलब होता है इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, जहाँ पे कस्टम्स है, कस्टम्स का मतलब जब भी आउट ऑफ इंडिया सामान जा रहा है तो पहले कस्टम्स के थ्रू होके जाता हो, तो एयरपोर्ट्स हो गए, डॉक्स हो गए, शिप से जा रहा है सामान, तो आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं होती ई वे बिल। और अगर दो स्टेट्स है जैसे नेपाल है और भूटान है, इन दोनों स्टेट्स में जो बफर स्टेट्स हैं इंडिया की, इंडिया के साथ पड़ते हुए दो सेल्फ कंट्रोल्ड देश हैं ये, जिनको बफर स्टेट्स बोलते हैं जैसे, तो इनको, इनके यहाँ पे भी सामान भेजने पर आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेजर रूल है कि अगर डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इज लेस देन, जहां से सप्लाई किया जा रहा है सामान और जहां तक उसने जाना है, अगर वो 50 किलोमीटर से कम है, तो ट्रांसपोर्टर मतलब विद इन स्टेट मूवमेंट हो रही है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ हमारे पास जैसे कोई आइटम्स हैं जो स्टेट ने एग्जम्प्ट करके रखी हुई हैं, जैसे हर स्टेट का अपना अपना रूल है, तो कोई सी स्टेट ने एग्जम्प्ट करके रखी हैं कुछ आइटम्स जिनके लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अलग केस है कि इन आइटम्स पे ई वे बिल लगता ही नहीं है। ठीक है, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी जो अगर कोई ऐसे आइटम्स हिमाचल के लिए देखने, आप नेट पे देख सकते हो कि फॉर विच आइटम्स ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन हिमाचल प्रदेश, सेपरेट एक रूल है। ठीक है, अब ई वे बिल को जनरेट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आता है कि इज देयर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है कहीं पे, नो, तो जरूरत नहीं है, यस। तो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स के बाद की आर गुड्स एग्जम्प्टेड, मतलब किसी स्टेट ने छूट दे रखी है उसके ऊपर, अगर यस तो जनरेट नहीं करेंगे, और अगर नो एग्जम्प्ट नहीं है तो फिर फर्दर जाते हैं। फिर वो पूछेगा कि इंटरस्टेट या आउट ऑफ, इंटरस्टेट है कि आउट ऑफ इंडिया है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरस्टेट मतलब स्टेट के बाहर जा रहा है, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप सामान, तो क्या होगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि इज वैल्यू, अगर हाँ मतलब अगर इसे मैं नो करूं कि नहीं इंटरस्टेट नहीं है, लोकल है, और यस यहाँ पे करेंगे। अगर नो करेंगे तो यहाँ पे वो फिर फर्दर थोड़ा सा रूल अलग होता है कि
स्टेट ने नोटिफाई किया हुआ ई वे बिल फॉर इंटरस्टेट, मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे स्टेट चेक आएगा, स्टेट चेक करेगी कि इंटरस्टेट करने पर भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये रूल्स में आ जाता है। अगर नो तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, अगर यस तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पूछता है कि अगर ये सब हो रहा है तो आप क्या रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड डीलर मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, इसके लिए हम नो कर देते हैं यहाँ और यस कर देते हैं यहाँ कि हाँ हम रजिस्टर्ड है। और अगर यस रजिस्टर्ड भी है और ये सब हो रहा है तो जो सेंडर होता है वो जनरेट करेगा ई वे बिल, ठीक है, सेंडर जनरेट करेगा जो भेज रहा है। और अगर रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कि जो रिसिपिएंट है, जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है यस तो ये जनरेट करेगा ये बिल। अगर भेजने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो चेक करेंगे कि रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है यस तो ये जनरेट करेगा ई वे बिल। अगर ये भी नहीं है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा ई वे बिल। दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकता है ई वे बिल, ठीक है। तो ई वे बिल जो जनरेट होता है इस प्रोसेस के लिए मैं उसका नंबर लिख देता हूं, EGST EWB ई वे बिल 01। जीएसटी पोर्टल अलग साइट है, ई वे बिल की अलग साइट है। ई वे बिल के ऊपर ये वाला फॉर्म हम भर के सबमिट करते हैं, तो इसकी दो कॉपीज बनती हैं, एक हम अपने बिल के साथ अटैच करेंगे शॉप पे रखेंगे, एक हम सेंडर के बिल के साथ उसको दे सकते हैं जो गाड़ी लेके जा रहा है छोड़ने के लिए, उसके पास जब भी गाड़ी की मूवमेंट होती है ई वे बिल होना चाहिए हाथ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैलिडिटी कितनी होती है इसकी, ई वे बिल कितनी देर तक, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। अगर सामान, क्योंकि अबव ग्रेटर देन तो 50 की एयर किलोमीटर तो जनरेट करना ही पड़ेगा, पर अगर सामान लेस देन 100 किलोमीटर तक गया है तो 1 डे ई वे बिल की वैलिडिटी होती है। फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर एडिशनल 1 डे इज गिवन, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे 100 किलोमीटर मान के चलते हैं एक दिन इसकी वैलिडिटी होगी। अगर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 50 के ऊपर ये, तो 2 डेज इसकी वैलिडिटी होगी। वैसे करके ये आगे जाएगा, अगर 300 किलोमीटर दूर जा रहा है तो 3 दिन वैलिड होता है ई वे बिल। एडिशनली एक एक दिन मिलता जाएगा 100 किलोमीटर पे, चाहे सामान जल्दी भी पहुंच जाए तो भी ई वे बिल वैलिड होता है। अगर आप ई वे बिल जनरेट कर देते हैं और किसी कारणवश सामान नहीं जा पाता तो आपको दोबारा से ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा, टाइम इसका लिमिटेड होता है ई वे बिल का। अब क्या चाहिए हमको, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इनवॉइस चाहिए, जो बिल होगा, जो सेल्स इनवॉइस हम बनाते हैं टैली से वो। फिर होता है व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्टर का आईडी नंबर। और अगर बाई सामान अगर हमारा जा रहा है रेल शिप एयर तो उसके डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर बोलते हैं। अगर ये सामान रेल शिप या बाई एयर जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर का हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर होता है, ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर, क्योंकि उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्टर देता है, क्योंकि ये लार्ज ट्रेवल हो गया, किसी और बड़े माध्यम से सामान जा रहा है।
अब डिटेल्स जो मेंशन होती हैं ई वे बिल के अंदर, ई वे बिल में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है जो डिटेल्स मेंशन्ड इन ई वे बिल। ई वे बिल में हमारे पास इस दो भाग होंगे, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होता है। सबसे पहले जीएसटी ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है, अगर है तो जीएसटी नंबर उसका हमको लिखना पड़ेगा जिसे हम सामान भेज रहे हैं। फिर दूसरी होती है प्लेस ऑफ डिलीवरी, इसमें पिन नंबर डलेगा। जब आप ऑनलाइन जाके पिन नंबर डालेंगे तो वो वहां पे आपको डिस्टेंस आ जाएगा अपने आप, ठीक है। किसी और जगह का पिन डाला, प्लेस डाला, डेट। फिर आएगा नेक्स्ट हमारे पास इनवॉइस, ठीक है। ये इनवॉइस क्या होता है कि जैसे मैं सेल्स कर रहा हूँ तो सेल्स करते टाइम जब टैली में हम देखेंगे तो राइट साइड पे ई वे बिल का एक बटन होता है। सेल का बिल एंटर करने के बाद पूरा हम पेज अप करके उसी बिल में दोबारा जाके ई वे बिल पे क्लिक कर देते हैं, तो वो ई वे बिल आपको ले जाएगा सीधे ई वे बिल की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर, ठीक है। वहां पे आपको इनवॉइस नंबर वगैरह सब वो ऑटोमेटिकली टैली डाल देता है। अगर नहीं भी हो रहा तो आप बिल प्रिंट कर लीजिए, बिल के ऊपर सब कुछ लिखा ही होता है डायरेक्टली। हम अगर टैली से ना भी जाएं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए और इनवॉइस नंबर या चालान नंबर होता है, उसके बाद डेट और वैल्यू ऑफ गुड्स, ये तीन चीजें डलती हैं। इनवॉइस नंबर, डेट और वैल्यू ऑफ गुड्स डलेगा ई वे बिल के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एच एस एन कोड। अब एच एस एन कोड क्या होता है, इसके लिए मैं जैसे अभी ई वे बिल की क्लास लगा रहा हूँ, एच एस एन की अलग से लगाऊंगा। एच एस एन थोड़ा बड़ा टॉपिक है और उसमें हमारे पास हर जो आइटम्स हैं उनके ना कोडिंग की हुई है। ये इंटरनेशनल कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इसको प्रॉपरली समझेंगे कि ये क्या होता है। तो हम अभी बताते हैं कि मिनिमम 2 डिजिट्स ऑफ एच एस एन कोड हमको ई वे बिल में डालने पड़ते हैं। रीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछेगा वो कि ट्रांसपोर्ट क्यों करा जा रहा है। इसमें 2-3 रीजन आ सकते हैं। एक तो सप्लाई हो गया, आप डाल देंगे सप्लाई हो गया, एक सप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। और जॉब वर्क, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं टैली के उनको पता है जॉब वर्क क्या होता है। जॉब वर्क में एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे सेल नहीं हो रही बट मैं, मेरा शॉल्स का बिजनेस है, तो मैं वूल अपने कुछ बुनकरों को सप्लाई कर रहा हूँ ट्रक में। वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। वो बुनकर अपने घरों से काम करते हैं। मेरा ट्रैक्टर में सामान या ट्रक में सामान जा रहा है उनके घर तक, वो थोड़ा दूर है 50 किलोमीटर से ऊपर। तो उनको मैंने बोला भी कि ठीक है 15-20 दिन बाद बना के शॉल्स हमको सप्लाई कर दो। अब इसमें देखो सेल नहीं हो रही, मनी की ट्रांजैक्शन नहीं है, बट जॉब वर्क के लिए कोई कार्य करना, पूरा करवाने के लिए सामान जा रहा है, तो ये भी जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ई वे बिल जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछता हूँ, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, ये इन केस ऑफ जब आप बड़ी रेल या फिर कोई एरोप्लेन से या और किसी माध्यम से सामान भेज रहे हैं सिवाय एक जैसे रोड से, तो आप इस पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं ट्रांसपोर्टर का। नहीं तो अदरवाइज आप व्हीकल नंबर हम डालते हैं तो वो बहुत है, व्हीकल नंबर, ठीक है। व्हीकल नंबर पार्ट बी में आता है। पार्ट बी में आएगा व्हीकल नंबर, जिसमें गुड्स भेजे जा रहे हैं। तो अगर हम व्हीकल नंबर डाल रहे हैं तो मुझे ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कि ई वे बिल जो बना है वो किस किस पे, आप आपके पास जीएसटी कंप्लायंट सॉफ्टवेयर चाहिए। जीएसटी कंप्लायंट मतलब जीएसटी लॉज के अकॉर्डिंग चलने वाला, वो जैसे टैली है उसकी बात हो रही है। इनवॉइस उससे जनरेट होगा, और क्रेडिट नोट, जो रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए दो होते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट,
ठीक है, और अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूं या कॉम्पोजिशन डीलर हूं तो बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए हम इनवॉइस नहीं यूज करते, ना ही हम कॉम्पोजिशन के लिए, हम इन दोनों के लिए बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, इनवॉइस नहीं होता। इनवॉइस वही है जिसमें टैक्स लगेगा। और नेक्स्ट है डिलीवरी चालान। हमने टैली में अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर प्रोसेसिंग करवाया हुआ है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें देखो डिलीवरी नोट होता है, तो डिलीवरी नोट ही डिलीवरी चालान होता है। अभी आपकी पेमेंट भी नहीं आई, अभी इनवॉइस नहीं कटा, पर सामान पहले छुड़वाया गया, तो अभी इनवॉइस कटा नहीं है, उससे पहले सामान जब छोड़ते हैं तो वो कैसे होगा, क्योंकि ये तो इनवॉइस मांगता है, तो उसके लिए हम डिलीवरी चालान को जनरेट करते हैं टैली से। ठीक है, डिलीवरी चालान में भी वो इसको कर सकता है एक्सेप्ट, और डिलीवरी चालान के बाद रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट दोनों चीजें डिलीवरी चालान में इंक्लूडेड भी हो सकती हैं, कि अगर किसी ने सामान मैंने भेजा और उसने रिटर्न भी कर दिया तो ये भी एक्सेप्टेबल होता है, दोनों केसेस। ठीक है, तो ये पहले हमारे को चाहिए। दूसरी चीज हमको क्या करना है, हमने ई वे बिल जनरेट करना है। अब ई वे बिल जनरेट किया, EWB01 ये नंबर होता है बिल का जो जनरेट किया। इसको जनरेट करने के बाद नंबर 3 हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ई वे बिल की डिटेल्स, अपडेट इन 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 सप्लायर इनवॉइस। ठीक है, ये अपडेट करने के बाद हम सप्लायर इनवॉइस, ये सॉफ्टवेयर में होगा, क्योंकि आपने बिल तो बना लिया या फिर उसको प्रिंट भी कर दिया है, एक बिल तो आप भेजेंगे उसके साथ ई वे बिल अटैच होता है। ठीक है, वो देखो इन्फॉर्मेशन दोनों इकट्ठी है, ई वे बिल भी और इनवॉइस भी। अब अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ेगा। हमने एक बार एंट्री कर दी, बिल बना दिया, उसके बाद जब ई वे बिल जनरेट हो जाता है आपके मोबाइल में मैसेज आएगा या आपको बाय ईमेल मिलेगा ई वे बिल, तो जैसे भी जिस भी माध्यम से आपने मंगाया, सॉफ्टवेयर के थ्रू मंगाया, जैसे भी मंगाया, उसके बाद जब वहां पे ई वे बिल जनरेट हो जाता है आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसकी डिटेल्स को आपने सॉफ्टवेयर में दोबारा से डालना है। ये लास्ट प्रोसेस हो गया ई वे बिल जनरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि हमको सप्लायर ट्रांसपोर्ट नंबर, व्हीकल नंबर ई वे बिल में डालना है, और या फिर सप्लायर ने किसी और ट्रांसपोर्टर को हायर किया हुआ है तो उसको भी डालना पड़ेगा। तो जो सप्लायर होगा वो अपना सब अपना व्हीकल नंबर को चेक करेगा ई वे बिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही ये सामान भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल थ्रू एपीआई वगैरह तो चलो थोड़ा सॉफ्टवेयर से कंसर्न टॉपिक्स हैं टैली से हटके, पर ई वे बिल में इतना ही है कि हमको ई वे बिल जनरेट कैसे होता है और क्या होता है। अब जब थोड़ा सा आगे हम अकाउंटिंग समझेंगे प्रैक्टिकली, जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो मैं लाइव क्लास के अंदर ई वे बिल जनरेट करके दिखाऊंगा अपने सॉफ्टवेयर के साथ। वो अभी यहाँ से करना मुश्किल है, क्योंकि वो हमको जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके लिए। तो मैं आपको पर एक एग्जांपल करा दूंगा जिसमें मार्केट में जाके आप इजीली आपको पता हो कि ई वे बिल जनरेट कैसे होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक मैं जीएसटी में कराता हूँ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। Okay, thank you. Okay, sir. Bye. Thank you.